चलिए तो हम लोग अभी देखेंगे एक बहुत छोटा सा चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट। तो देखिए भारत के कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों यानी सिस्मिक रिस्क जोन्स में विभाजित किया गया है। तो टोटल 4 क्षेत्रों में भारत को विभाजित किया गया है। भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला के में नहीं आता है? तो देखिए कर्नाटक का पठार जो है ना, वहाँ पे कभी भी उच्च तीव्रता का भूकंप नहीं आ सकता है। ठीक है ना। वैसे तो हम लोग प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे प्रॉपर तरीके से, फिर भी हम लोग ऐसा मान के चलते हैं जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग उस क्षेत्र में भूकंप नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं जोन 5। ये अत्यधिक तीव्र है, इसमें तीव्रता 9 या अधिक रहेगी। इसका क्षेत्र है उत्तर पूर्वी भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ का रण, उत्तरी बिहार का कुछ भाग। जैसे जिस क्षेत्र में हम लोग हैं वो भी भूकंप जोन 5 में आता है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी वही स्थिति है। तो टोटल 12% जो भारत का कुल क्षेत्र है ना, वो जोन 5 में है, यानी कि यहाँ पे बहुत अधिक तीव्रता का भूकंप जो है कभी भी आ सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि कल ही आए, परसों ही, हो सकता है कि 100 साल के बाद आए। तो प्रकृति के सामने 100-200 साल का कोई महत्व नहीं है। हो सकता है कि 200 साल तक ना आए, या हो सकता है कि 2 दिनों में ही आ जाए। खैर आगे देखते हैं। जोन 4 देखते हैं। जोन 4 है अति तीव्र, ये 8 की तीव्रता या उससे अधिक। इसका क्षेत्र हम लोग देखें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब, बिहार, पूरा बिहार जोन 8 में पड़ता है। पश्चिमी तट से जुड़ा महाराष्ट्र का क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी भाग और दिल्ली। 18% देश का जो भाग है वो जोन 4 यानी अति तीव्र क्षेत्र में पड़ता है। पता नहीं कि केंद्र सरकार जो है ना, या हमारी जो सरकारें हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने के बजाय पता नहीं कौन से मुद्दों पे उलझी रहती है। हम बहुत डेंजर स्थिति में हैं कई मामलों को लेकर के। तो न अल्पकालिक मामले पे सरकार ध्यान दे रही है, न ही दीर्घकालिक मामलों पर। आगे बढ़ते हैं। जोन 3 यानी मध्यम तीव्रता की बात करें तो 7 या उससे अधिक तीव्रता का क्षेत्र है ये। तो ये केरल, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब का कुछ भाग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व कर्नाटक का क्षेत्र है ये। 27% हिस्सा पूरे भारत का ऐसा है। जोन 2 की बात करें तो जोन 2 में जो है ना, कम तीव्रता का क्षेत्र है। 6 या इससे कम का भूकंप यहाँ पे आएगा। तो देश का शेष 46% हिस्सा जो है, तो देखिए देश का जो 46% हिस्सा है ना, ये इसमें आता है। तो अब देखिए इसका कुल क्षेत्र अगर हम लोग देखते हैं ना, तो 43% जो हिस्सा है देश का वो जोन 2 में यानी कम तीव्रता वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा और आपदा प्रबंधन से संबंधित चीज़ों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो यह है पूर्वी क्षेत्र। जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है ना, खास करके बिहार से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, वो सब सबसे ज़्यादा बाढ़ के प्रभावित हैं। भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट पर होती है। हमारे कोरोमंडल तट पर ही हम देखते हैं कि तमिलनाडु की स्थिति है। तो कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है, जो लौटती मानसून से होती है। आगे देखते हैं कि भारत में बाढ़ क्षेत्रों के अंतर्गत निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र आदि आते हैं। भारत के सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन से हैं? तो बिहार एवं असम। बिहार एवं असम जो है ना, वो सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं। बिहार में भी उत्तर बिहार का क्षेत्र खास करके। ज्वालामुखी उद्गार से कौन से पदार्थ निकलते हैं? तो निकलता है लावा, राख, जलवाष्प व गैस। देखिए भारत के प्रमुख ज्वालामुखी की बात करें तो भारत के अंडमान द्वीपीय क्षेत्र में निम्न ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जैसे बैरन। अंडमान सागर स्थित यह ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम, यह भी अंडमान सागर में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। बड़ा तंग, यह शांत श्रेणी का एक प्रकार का कीचड़ युक्त ज्वालामुखी है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। चलिए इसको भी जानकारी में रहना जरूरी है, क्योंकि जो पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हैं उससे बहुत ज़्यादा आपदा आने की फ्यूचर में संभावना है। अगर पर्यावरण बिगड़ा तो आपदा समझिए जो संभाले नहीं संभलेगी। भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है कोलकाता में। देश के प्रथम आपदा प्रबंधन
प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई थी लातूर, महाराष्ट्र में। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र, सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थापित है? ये स्थापित है हैदराबाद में। वर्ष 2007 से भारत ने हिंद महासागर में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ कर दी है। दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी थी? तो ये थी मिसाइल आइसोसाइनाइड। कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड और इसके जो सीईओ थे ये थे हेनरी एंडरसन। उनकी हाल फिलहाल में डेथ हुई है। यूनियन कार्बाइड कंपनी से जो गैस लीक हुई थी इसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके ऊपर में समझिए एक सेपरेट लेक्चर बन सकता है, लेकिन लेक्चर से आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, तो बेसिक मोटी मोटी बातें जानना जरूरी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय की बात करें तो आपदा संकट और नोडल मंत्रालय। प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाएं तो ये गृह मंत्रालय इसको देखता है। सूखा कृषि मंत्रालय इसको हैंडल करता है। विमान दुर्घटनाएं नागर विमान मंत्रालय इसको देखता है। रेल दुर्घटनाएं रेल मंत्रालय देखता है। रासायनिक आपदाएं पर्यावरण मंत्रालय देखेगा। जैविक आपदाएं ये स्वास्थ्य मंत्रालय देखेगा। नाभिकीय दुर्घटनाएं परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है, इसको देखना। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। तो चलिए यहीं तक हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग अब मिस्केलेनियस क्वेश्चंस को ले लेते हैं। ज्योग्राफी के हम लोग पूरे टॉपिक्स को देख चुके हैं। अगर BPSC या CDPO के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से बाहर आपको ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक मैंने जितना इससे पहले क्लास लिया है उस पूरे क्लास को देख लीजिए। कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं तो मिस्केलेनियस में हम लोग उस सारे प्रश्नों को अभी देख लेते हैं। तो चलिए अब मिस्केलेनियस के ऊपर अगला चैप्टर हम लोग लेते हैं। ये छोटा चैप्टर है तो छोटा ही रखेंगे, मिस्केलेनियस पे चलते हैं।